आज बेटा हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डिटरमिनेंट यानी कि चैप्टर नंबर 4। ठीक, आइए सारी मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, सिर्फ वही मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड किया जा सकता है जो क्या होंगी, जो स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म की होंगी। बाकी सबका हम लोग डिटरमिनेंट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। करना याद रखिएगा, अगर डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहे हैं तो जिस भी एलिमेंट को आप पिक कर रहे हैं, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को मैं पिक कर रहा हूं, यानी 1 को उठा रहा हूं, तो 1 को उठाऊंगा बेटा तो उसका रो भी बंद हो जाएगा और उसका कॉलम भी बंद हो जाएगा। इसका मतलब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ये बंद कर दिया और इसको ये बंद कर दिया। डिटरमिनेंट सॉल्व करने का क्या होता है, शॉर्टकट होता है, एक बगुला मेथड होता है, एक सरस मेथड भी होता है। तो मैं आपको उसमें से एक तरीका बताता हूं, सरस वाला जो मेथड है वो काफी आसान भी है, उसको आप जरा देखिए ध्यान से, आपको समझ में भी आएगा। ये शॉर्टकट तब यूज करिएगा जब आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया होगा, सिर्फ डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करना होगा। ठीक है, वाली आइडेंटिटी तो सबको पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये तो 1 होता है, ऑलरेडी बच्चा जानता है बाबू। ये तो समझिए कैसे कि रोड पे सब्जी बेचने वाला भी जानता होगा कि ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वो कितना होता है, वो बेटा 1 होता है। बहुत बेसिक सारी चीजें हैं, पढ़ाई भी क्या है, एक जिम्मेदारी है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बेटा। ठीक है, आम बात नहीं है, सबकी बस की बात नहीं है बाबू। अगर ऐसा होता तो सभी लोग मैथ्स से पढ़ते, बायो से पढ़ते, ऐसा बहुत कम देखेंगे आप बेटा। ठीक है, दूल्हा क्या करता है जब शादी करने जाता है तो अकेले जाता है, अकेले इन द सेंस बारात, ऐसा नहीं मानिए कि सारे गुरुजी बारातियों तो जाते हैं, अरे हम भी तो गए थे, ऐसा नहीं है। मतलब वो खुद में अकेले जाता है, लेकिन उधर से आते समय ना कौन सी कहानी बन जाती है, 2 जिस्म 1 जान बन जाता है। तो यही वो बात है कि हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा सभी लोग। आई होप कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे बेटा। आप सभी लोगों ने दिवाली का आनंद लिया होगा बेटा, खूब एंजॉय किया होगा। अभी तो छठ चल रहा है तो छठ का भी आनंद ले ही रहे होंगे बेटा। तो बेटा इसी क्रम में आनंद लेते रहिए और साथ में पढ़ाई भी करते रहिए। ठीक है, आज बेटा हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डिटरमिनेंट यानी कि चैप्टर नंबर 4। ठीक, आइए देखते हैं पहले कि ये डिटरमिनेंट होता क्या है, आखिर इसको पढ़ते किस लिए हैं और ये होता क्या क्या है। तो आज हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो ये है बेटा। आज हम लोग पहले तो डिटरमिनेंट की डेफिनेशन क्या है उसको देखेंगे कि डिटरमिनेंट क्या होता है, किसको बोलते हैं हम लोग, डिटरमिनेंट। उसके बाद बेटा एरिया ऑफ द ट्रायंगल, डिटरमिनेंट से कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, किसी भी ट्रायंगल का एरिया हम लोग डिटरमिनेंट का यूज करके कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे बेटा। उसके बाद बेटा हम लोग एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग डिटरमिनेंट की डेफिनेशन देखेंगे और कैसे उसको ओपन करते हैं, कैसे एक्सपेंड करते हैं, कैसे उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल बाय यूजिंग डिटरमिनेंट। उसके बाद बेटा हम लोग माइनर्स एंड कोफैक्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके बेटा, ये सारी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो आइए देखते हैं पहले हम लोग डिटरमिनेंट की डेफिनेशन क्या है, उसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा डिटरमिनेंट्स की डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन कहता है कि भैया देखिए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। इसका मतलब हम डिटरमिनेंट वैल्यू तभी फाइंड कर पाएंगे बेटा, सारी मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, सिर्फ वही मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड किया जा सकता है जो क्या होंगी, जो स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म की होंगी। बाकी सबका हम लोग डिटरमिनेंट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, ओके। तो कह रहा है कि देखिए टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, कुछ इस तरह की मैट्रिक्स जो भी हैं ऑफ ऑर्डर n, वी कैन एसोसिएट ए नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स कॉल्ड डिटरमिनेंट। कह रहा है कोई भी एक हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो उसकी हम क्या कर सकते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और जिसका नाम क्या है बेटा, उसी को हम लोग डिटरमिनेंट कहते हैं। ठीक है, यही बात वो बोल रखा है बेटा। अब देखिए डिटरमिनेंट का जो नोटेशन होता है उसे क्या, देखो बेटा डिटरमिनेंट को हम लोग इस तरह से डेट ऑफ ए या फिर बेटा या फिर हम लोग इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर बेटा हम लोग इस तरह से, ये तीनों तरीके से हम लोग डिटरमिनेंट को डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। किसको बेटा, डिटरमिनेंट। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने कहीं ऐसे लिख दिया बेटा, ये हमने क्या किया, ऐसे कुछ लिख दिया गया है बेटा 2, 3, 4 एंड 5। इसका क्या फाइंड करना है, इसका मतलब इस डिटरमिनेंट को हम लोगों को सॉल्व करना है, इस डिटरमिनेंट को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो डिटरमिनेंट सॉल्व कैसे होता है, उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक, तो पहले तो नोटेशन कैसे हम लोग डिनोट करते हैं। अच्छा, मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है, मैट्रिक्स क्या है, 2 क्रॉस 2 की ले लेते हैं, 2 -1 1 और 0। ठीक है, इसका क्या फाइंड करना है, इसका हम लोगों को डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे डिनोट करते हैं, तो इसको बेटा ऐसे लिखते हैं देन फाइंड, या देन फाइंड इस तरह से दिया है अगर तो कहा जाएगा देन फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर इस तरह से लिखा है ना बेटा तो इसको हम लोग पढ़ते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए।
ठीक है बेटा, या डेट ऑफ ए भी लिखा जाता है, या इस तरह से दो पैरेलल लाइन के बीच में हमारे पास मैट्रिक्स का जो भी नंबर है वो लिखा जाता है। ठीक, इस तरह के नोटेशन को हम लोग क्या पढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। तो ये हो गया नोटेशन और ये इसकी डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन थोड़ी बहुत आपको याद जहन में होनी चाहिए कि आखिर होता क्या है, बाकी कुछ सब कुछ ये तो नॉर्मल है, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ये नोटेशन आपको आ जाएगा। ठीक है बेटा, आइए देखते हैं बेटा, एक हम लोग एक्सपैंड कर लेते हैं कि डिटर्मिनेंट हम लोग पहले 2 क्रॉस 2 का एक्सपेंशन दिखाते हैं, फिर ये 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, हाउ टू सॉल्व डिटर्मिनेंट ऑफ 3 क्रॉस 3। ओके, आइए देखते हैं बेटा। पहले हम लोग क्या करते हैं, एक कोई 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं बेटा। जैसे यही हमने लिया 2 1 -1 और 4 लिख लिया। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं बेटा। देखिए जिस भी एलिमेंट को पकड़ेंगे उसके रो और कॉलम को हम लोग बंद कर देते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए हमने इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का यही तरीका हो, लेकिन 2 क्रॉस 2 में ऐसा कुछ नहीं है। 2 क्रॉस 2 में सिर्फ हमें क्या बनाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ क्या करना है, 2 क्रॉस 2 में क्या करना है बेटा, तो इस 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ डायगोनली ऐसे समझो, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा, माइनस का साइन बीच में आएगा। उसके बाद देखिए इस माइनस का और इसमें मल्टीप्लाई करना, तो -1 इंटू 1। ठीक है, एक बार बेटा इस तरह से हम लोग डायगोनली जाएंगे। उसके बाद एक तरह से हम लोग समझिए ये एंटी डायगोनल की बात कर लेते हैं। इस तरह का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, पहले 2 का 4 के साथ करेंगे, बीच में माइनस का साइन लगाएंगे, फिर -1 का 1 के साथ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिलेगा, 8 हो गया, ये माइनस ऑफ -1 होगा, इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 प्लस का 1 हो जाएगा मेरे बच्चे। तो इसका आंसर क्या हो गया, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो ये किसका एक्सपेंशन था, ये हमारा 2 क्रॉस 2 का अगर कोई डिटर्मिनेंट रहा तो उसको सॉल्व करने का यही तरीका है, यही अप्रोच है बेटा। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग बेटा 3 क्रॉस 3 का। किसकी बात करेंगे बच्चा, 3 क्रॉस 3 का। आइए देखते हैं 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट कैसे एक्सपेंड करते हैं। देखो बच्चों, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप पहले रो के एक्सपेंशन से भी कर सकते हैं, सेकंड वाले रो को एक्सपेंड कर सकते हैं, थर्ड वाले रो को, जिस भी आप रो को पकड़ लो उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, सबकी वैल्यू सेम आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए हमने क्या किया, इसको एक्सपेंड किया, एक्सपेंड कर रहे हैं बेटा ना, क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं अलोंग R1। ठीक है ना, R1 के पहले वाले रो को अगर मैं उसके अलोंग क्या करूं, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दूं तो उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी। देखिए बेटा, तो हम लिख ले रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ, ये जो भी था ये डिटर्मिनेंट के इक्वल था। अब देखिए 2 को पहले पकड़ेंगे बेटा, 2 को पकड़ लिया, तो जिसको पकड़ा है बेटा ना उसके रो और कॉलम को आप छोड़ दीजिए, बाकी एलिमेंट लिख लीजिए। तो ये पहला हमने 2 को पकड़ा था बेटा, तो इसका पूरा रो बंद हो गया, इसका पूरा कॉलम बंद हो गया। क्या क्या बचा, जो बचा यहाँ लिख लो, 2 1 0 3, इसको लिख लिया बेटा। कोई दिक्कत हुआ इसमें, जिस भी एलिमेंट को हमने पिक किया है उसका क्या करना है, रो भी क्लोज कर देना है और कॉलम भी बंद कर देना है। ठीक, जो भी एलिमेंट बच रहा है उसको हमने ऐसे 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट बना के लिख लिया है। ठीक, अब बात करेंगे बेटा, देखिए अल्टरनेट साइन चलता है, इसलिए प्लस चलेगा तो ये बेटा माइनस होगा और ये क्या होगा, प्लस होगा, इस तरह से। तो अब क्या उठाएंगे, पिक करेंगे बेटा, माइनस का 4 पिक करेंगे। जैसे ही हम माइनस का 4 पिक करेंगे फिर से क्या होगा, हमें क्लोज करना पड़ेगा। अब देखिए बेटा, जैसे ही हमने यहाँ पे -4 पिक किया तो -4 पिक करते ही क्या हो गया, -4 सर जैसे ही पिक किए तो इसका ये पूरा रो बंद हो जाएगा और साथ में इसका कॉलम भी बंद कर दीजिए। ठीक है ना, जैसे ही इसका रो और कॉलम बंद करेंगे क्या क्या मिलेगा बेटा, यहाँ देखिए -5 मिल गया है हमको, -5 हुआ, ये बेटा हमारे पास 1 था, ये देखिए बेटा -1 बचा हुआ है और ये 3 लिख लिया। क्लियर है बेटा। अब इसके साथ साथ अगला वाला कौन सा एलिमेंट हमको उठाना है, अगला हमारे पास -2 है, तो ये -2 उठाएंगे, -2 उठाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। किसको सर क्लोज करेंगे, -2 के रो और कॉलम को हम लोग क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक है ना, तो जैसे ही -2 के रो को क्लोज करेंगे और कॉलम को, तो हमें क्या दिखाई देगा यहाँ पे, ये हमारे पास -5 रहेगा, ये हमारे पास बेटा 2 रहेगा, ये -1 रहेगा, ये हमारे पास 0 रहेगा। ये बात समझ में आई। डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करने का यही तरीका है बाबू, इसी तरीके से हम लोग डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करते हैं। ठीक, आइए इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। अब इसको जरा भी सॉल्व करें हम लोग तो क्या मिलेगा, जैसे इसको सॉल्व किया ऑलरेडी वैसे सॉल्व करेंगे। 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, 0 का 1 में करेंगे कोई फायदा नहीं, बट मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे -4 एज इट इज कॉपी, -5 का -3 के साथ तो माइनस का 15 बेटा, इस माइनस का इसके साथ करेंगे तो -1 होगा, लेकिन ऑलरेडी बीच में माइनस लगता है तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है बेटा, लेकिन वाह एक बार मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ आपको। फिर यहाँ पे बेटा 2 हो जाएगा और देखिए -5 का 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा
और ये बेटा माइनस ऑलरेडी लगता है, इसका हम करेंगे तो ये -2। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, ये हो गया हमारे पास 12, ये बेटा कितना होने वाला है देखिए जरा 15, और ये प्लस का 1 होगा, 15 में से एक चला जाएगा तो 14 होगा। 14 इंटू कितना करना है, 14 इंटू अगर हम 4 करते हैं बेटा तो 56, वो भी किसका आ जाएगा, प्लस का आएगा, आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए -2 है, ये +2 होगा, तो ये -2 और +2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होकर कितना बना लेगा, -4 बना लेगा। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, ये 12, ये 8 चला गया, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8 प्लस में 56 यानी 64। इसका कितना आंसर आएगा बेटा, 64 इसका करेक्ट आंसर। यानी डिटर्मिनेंट जो भी आपके पास ये डिटर्मिनेंट दे रखा था, इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 64। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम लोग 3x3 का कोई भी डिटर्मिनेंट रहेगा तो उसको हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब एक काम ये भी आप लोग कर सकते हो, जैसे हमने एक्सपेंड किया है फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग हमने एक्सपेंड किया है, आप सेकंड रो का यूज करके भी इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हो, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। बट याद रखिएगा जो डिटर्मिनेंट में सिंबल लेना है आपको एलिमेंट का, ये बेटा पहला प्लस माइनस फिर प्लस, अल्टरनेट साइन चलाना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से एलिमेंट के सिंबल रहेंगे, साइन रहेंगे बेटा। ठीक है, क्लियर हो गया। जैसे सर इसका मतलब समझ नहीं पाए, देखो बेटा जैसे हमने 2 को पिक किया तो 2 के सामने क्या रखना है, पॉजिटिव साइन रखना है। ठीक, फिर हमने पिक किया किसको बेटा, 4 को, तो 4 के साथ क्या साइन रखना है, माइनस रखना है। फिर बेटा हमने पिक किया -2 को, तो -2 इंटू प्लस करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी माइनस ही आने वाला है। जैसे मान लीजिए सेकंड वाले के अकॉर्डिंग हम लोग एक्सपैंड करेंगे, तो माइनस यहाँ पे है और ऑलरेडी हमें -1 और मल्टीप्लीकेशन भी करना है, तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, +5, तो यहाँ पिक होगा क्या, +5 इंटू उसके साथ एक 2x2 का डिटर्मिनेंट। फिर सिमिलरली ये -2, ये क्या है, +2 है तो ऑलरेडी +2 ही रहेगा क्योंकि यहाँ भी प्लस ही है, तो +2 और उसके अकॉर्डिंग एक डिटर्मिनेंट 2x2 का। फिर बेटा ये 1 है और वहाँ पे क्या लिखा है, माइनस लिखा है, तो -1 इंटू माइनस करने जाओगे तो वो ऑलरेडी माइनस हो जाएगा। क्लियर है ना। तो इस तरह से हम लोग डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है, ओके बेटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ये हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि ये हमारे पास कुछ इस तरह से एक डिटर्मिनेंट हम लोग को 2x2 का सॉल्व करना है। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ जाएगा, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं log 16 विथ बेस 4 इंटू में कितना हो जाएगा, log 32 विथ बेस 2, माइनस में क्या होगा बेटा, माइनस में हो जाएगा log 2 विथ बेस 2 इंटू में बेटा log 512 विथ बेस 4। अब देखिए इसको सॉल्व करना है तो बेस को हम लोग सिंप्लीफाई करके इक्वल एक जैसा बना लेते हैं। तो इसको बेटा हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको आपको पता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होगी। अगर log a की पावर b है, इस तरह से बेस में कुछ मान लीजिए 10 लिखा है या कुछ लिखा c लिख दिया गया है, तो इसका रिजल्ट होता है b log ac हो जाएगा, विथ बेस c हो जाएगा। बट बेटा अगर बेस का कोई पावर लिखा है, जैसे ये a लिखा है लेकिन c बेस का पावर b है, तो ये जो b है ना वो डिवीजन में बाहर आएगा, यानी इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे log a विथ बेस c। ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना, वो डिवीजन के साथ बाहर आता है। बेस का जो भी पावर होगा ना वो अगर log के बाहर आप लिखना चाहते हो डिवीजन के साथ बाहर आएगा, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। आइए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको बेटा हम लोग लिख सकते हैं log 16 का मतलब 2 की पावर 4, और इसे 2 की पावर में बनाना है तो ये 2 की पावर 2 हो जाएगा। इंटू में बेटा कितना हो जाएगा, इंटू में हमारे पास आएगा, इंटू में बेटा, इंटू में हम लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे log 2 की पावर 5 विथ बेस 2, माइनस में बेटा ये हमारे पास 1 ही होगा लेकिन लिख लेते हैं। इंटू में बेटा देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये हमारे पास 2 की पावर 9 है, आप सबको पता है ये 2 की पावर 9 है और ये 2 की पावर 2 होगा। ठीक है, अब इसका पावर बाहर करते हैं तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ, ये पहले बाहर आएगा बच्चा, क्या बाहर आएगा सर, ये पहले ये वाला पावर तो सीधा सीधा बाहर आएगा, ये भी बाहर आएगा लेकिन डिवीजन में आएगा। इसका मतलब 4/2 log 2 विथ बेस 2, इंटू में बेटा ये आएगा बाहर तो इसे 5 लिखा जाएगा, इंटू में log 2 विथ बेस 2, माइनस में बच्चा ये log 2 विथ बेस 2 रहेगा ही, इसकी वैल्यू तो 1 होनी ही होनी है, साथ में 9/2 बाहर आ जाएगा इधर से, और ये भी क्या लिखा जाएगा log 2 विथ बेस 2। log 2 विथ बेस 2 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, ये 2 से 2 ये 4 काट दो बेटा 2 आएगा,
तो 2 इंटू 5 हो जाएगा, माइनस में यहाँ से बेटा 9/2 हमारे पास आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 10 में 9/2 को माइनस करना है, तो लॉग ये इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी आ गई, 10 माइनस 9/2 आ गई। इसका मतलब इसको हम लोग बेटा 20 में से 9 चला गया तो 11/2 लिख सकते हैं। बोलो ठीक है बेटा, ये अपना क्या गया, यही हमारा डिटर्मिनेंट वैल्यू है जो कि यहाँ पे दिया था, जो कि यहाँ पे बेटा गिवन था ऑलरेडी। ठीक है, ओके, आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हमारे पास एक और है बेटा, उसको हम लोग को सॉल्व करना है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, ये हमारे पास बेटा एक 3x3 का डिटर्मिनेंट है, इसको भी हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं। आइए देखिए कैसे एक्सपेंड करेंगे, वही अपना वापस से रूल लगाना है। पहले किसको हम पिक करें बेटा, हम लोग फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग ही डिटर्मिनेंट को हर बार एक्सपेंड करेंगे, ऐसा आप 99% केस में देखेंगे। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको ऑलरेडी जब बोल रखा होगा कि आपको इस डिटरमिनेंट को सॉल्व तो करना है, बट कोई स्पेसिफिक उसने बता रखा होगा कि इस रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करिए, कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करिए, तो उसके हिसाब से हम लोग अपना काम करेंगे। पहले तो यहाँ पे कुछ बोला नहीं है, तो नॉर्मली हम लोग फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करते हैं। आइए देखें कैसे एक्सपेंड करते हैं। पहले हम लोग लिख लेते हैं डिटरमिनेंट जो भी हमारे पास है मेरे बच्चे, ये क्या है 1 माइनस का 3 एंड बेटा ये 5 है हमारे पास, ये बेटा 2 माइनस 1 एंड 0 है, और ये -7 है बेटा, ये 6 है, और ये बच्चा हमारा 8 है। ठीक है ना। अब देखिए बड़े ध्यान से देखिएगा, जिनको पहली बार में समझ में नहीं आया होगा वो एक बार दोबारा देख ले क्या कर रहे हैं हम लोग ऑलरेडी। यहाँ देखिए पहले हम लोग क्या करना, एक सिंबल लगा लीजिएगा प्लस, ये माइनस और ये प्लस। इसका मतलब है कि ये जो प्लस माइनस हमने ऑलरेडी लगाया हुआ अभी को ना, इसको एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ही रखना है। ठीक, जैसे अब मैं 1 को पिक कर रहा हूँ तो 1 इंटू प्लस करने पर 1 ही मिलेगा, इसलिए वापस से इसको लिख नहीं रहा हूँ। जिसको पिक किया उसके रो और कॉलम को बंद करना है, याद रखिएगा। अगर डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहे हैं तो जिस भी एलिमेंट को आप पिक कर रहे हैं, यानी फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को मैं पिक कर रहा हूँ, यानी 1 को उठा रहा हूँ, तो 1 को उठाऊंगा बेटा तो उसका रो भी बंद हो जाएगा और उसका कॉलम भी बंद हो जाएगा। इसका मतलब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ये बंद कर दिया और इसको ये बंद कर दिया, तो क्या दिखा आपको, -1 0 और 6 और 8 दिख रहा है। तो जो दिख रहा है उसको बेटा नोट कर लो, बस यही कहानी करनी है बेटा। ठीक है, अब वापस से आ जाए, ये तो काम हो गया, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, वापस से लिखना पड़ेगा, वो भी चला गया। ये हमारा कितना था बेटा, ये हमारे पास था 1, ये हमारा -3 था, और ये हमारा 5 था, और ये 2 था बेटा, और ये -7। ठीक है, ये मेरा डिटरमिनेंट। तो मैंने बेटा 1 को पिक कर लिया। अब हम किसको पिक करने जाएंगे, हम लोग पिक करेंगे बेटा किसको, बेटा इसको पिक कर लेते हैं -3 को। तो -3 के साथ देखिए प्लस था, ये माइनस था और ये प्लस था, -3 में पहले माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा। अब उसके बाद इसके रो और कॉलम को बंद करिएगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसके रो और कॉलम को छोड़ दीजिएगा, जो बचेगा वो लिख लेंगे। तो अगर बच्चा मैं इसके रो और कॉलम को हटाता हूँ तो क्या होगा, इस वाले नंबर को हटाना और इसके कॉलम को भी हटाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा, 0 बचेगा, -7 बचेगा और 8 बचेगा। फिर बेटा 5 के साथ लिखना है, ये 5 लिख लिया, और फिर वही काम करना है, जिस एलिमेंट को लिख रहे हैं उसके रो और कॉलम को भूल जाना है, ऐसे समझो आप, उसके रो और कॉलम को आपको छुपा देना है। तो देखिए उस रो और कॉलम को छुपाएंगे तो क्या, देखिए ये वाला तो रो पूरा गया और ये कॉलम गया, तो क्या बचा, 2 बचेगा, 1 बचेगा, -7 बचेगा और बेटा 6 बचेगा। अब सिंपली क्या करना है, इनको कैलकुलेट करना है, और इनका कैलकुलेशन तो बहुत आसान है। देखिए क्या कर रहे हैं बेटा, ये डिटरमिनेंट ये किसके, इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो 1 इंटू ये -8 होगा और ये बेटा 0 हो जाएगा, 6 इंटू 0 करोगे तो 0 ही मिलेगा ना, प्लस का बच्चा 3। अब देखिए 2 इंटू 8 कर दीजिए तो ये बच्चा आ जाएगा 16, -7 इंटू 0 तो ये बिल्कुल 0 हो जाएगा। देखो ये क्या है, प्लस का 5 है, ये कितना होगा, ये बेटा 12 हो जाएगा, और यहाँ माइनस लगाएंगे, और ऑलरेडी यहाँ पे माइनस हमारा आ भी रहा है, तो ये माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा आ गया डिटरमिनेंट। ये देखिए -8 इंटू 1 करोगे तो माइनस का 8 मिलेगा। अब देखिए ये क्या, 16 इंटू 3 करोगे तो 16 इंटू 3 करोगे तो 48 हो जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 48 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 12 और 7 आ गया, 12 और 7 कितना होता है, तो 19 होता है। तो 19 इंटू करोगे 5 तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 95। अब इनको सॉल्व करो तो डिटरमिनेंट ये कितना हो गया, ये तो 40 हो जाएगा सीधा सीधा, और ये हो जाएगा 95। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 135।
ये 135 ही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यही हमारा क्या होगा बेटा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, यही हमारा डिटर्मिनेंट सॉल्व होके आया है, यही इसकी वैल्यू है, यही इसकी क्या है, यही इसकी बेटा वैल्यू है। ठीक है, अब देखिए डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के शॉर्टकट भी होता है। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का क्या होता है, शॉर्टकट होता है। एक बगुला मेथड होता है, एक सरस मेथड भी होता है। तो मैं आपको उसमें से एक तरीका बताता हूँ। सरस वाला जो मेथड है वो काफ़ी आसान भी है, उसको आप ज़रा देखिए ध्यान से, आपको समझ में भी आएगा। ये शॉर्टकट तब यूज करिएगा जब आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया होगा, सिर्फ डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करना होगा। ठीक है, जैसे इनवर्स वगैरह के केस में हमको क्या चाहिए होता है, इनवर्स कैसे निकालते हैं, ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, वहाँ जल्दी से हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कैलकुलेट करना हो, तो उस केस में हम लोग सरस का यूज करेंगे बेटा ना। ठीक है, आइए देखते हैं इसका शॉर्टकट मेथड से हम लोग डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं बेटा। ठीक, तो बेटा यही हमारे पास डिटर्मिनेंट है। कौन सा वाला सर, यही वाला है। तो जो डिटर्मिनेंट है उसको वापस से हम लोग लिख ले रहे हैं। ये क्या है, 1 -3, और ये बेटा हमारे पास 5 है, और ये बेटा 2 है, -1 है, 0 है, -7 है बेटा, और 6 है, और 8 है। आपके पास जो भी डिटर्मिनेंट लिखा है या दिया है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप एक काम करेंगे, पहले 2 कॉलम को वापस से रिपीट करके लिखिएगा, पहले 2 कॉलम को। ठीक है, तो हमारे पास जो भी दिया था उसको तो मैंने कॉपी किया, साथ में इसके फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को वापस से मैंने कॉपी कर लिया है। वापस से क्या कर लिया है हमने, कॉपी कर लिया बेटा। समझ में आ गई बात, मैंने क्या कहा, जो भी डिटर्मिनेंट आपको एग्जैक्टली दिया है उसको तो लिख लेना है, साथ में कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2 दोनों को फिर से कॉपी करना है, तभी जाके इस मेथड का हम लोग यूज कर पाएंगे। ये हमारा शॉर्टकट है क्या फाइंड करने के लिए बेटा, डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए। आइए देखते हैं क्या करना है, डायगोनली चलना है हम लोग। कैसे चलना है बेटा, डायगोनली। पहले आप जो प्रिंसिपल डायगोनल है उनके तीनों एलिमेंट का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करिए बेटा, इन तीनों एलिमेंट का आपस में मल्टीप्लाई करना है। फिर क्या करना है, इन तीनों एलिमेंट का आपस में मल्टीप्लाई करना। फिर क्या करना है, इन तीनों एलिमेंट का आपस में मल्टीप्लाई। तो जो मैंने एलो करके आपको ऐसे मार्क किया हुआ है, लाइन खींची है, लाइन बनाई है, उन तीनों एलिमेंट का आपस में मल्टीप्लाई करके सम कर दीजिए। कैसे करेंगे देखिए बेटा। तो हमने क्या किया है, हमने बेटा ये काम किया है 1 × -1 × 8 करके दिखा दें, आप समझ पा रहे हो। 1 × -1 × 8 किया, प्लस का साइन लगाएंगे, फिर बेटा -3 × 0 × -7 कर रखा है, प्लस में बेटा क्या किया, 5 × 2 × बेटा 6 किया। क्या ये बात समझ में आ गई? जहाँ पे हमने एलो लाइन बनाया था उन सारे एलिमेंट को पहले आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उनको ऐड कर दिया। क्या किया है, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लिया बेटा, इस तीनों को, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देख लीजिए, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लिया, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब बीच में क्या लगाएंगे बेटा, अब हम लोग यहाँ पे माइनस साइन बीच में इधर लगाएंगे, और क्या करेंगे, अब एंटी चलना है, एंटी। अब इस वाले को हम लोग एंटी कर लेते हैं। एंटी सर क्या होता है, अब देखिए क्या करना है, इस तरह से पिक करना है, जिस तरह से मैं मार्क कर रहा हूँ उसी तरीके से आप समझिएगा। इस वाले डायगोनल को, एंटी डायगोनल को इस तरह से ये पिक कर दिया, जैसे ब्लू लाइन से मैं दिखा रहा हूँ। फिर इसको बेटा पिक करेंगे, फिर इसको बेटा पिक करेंगे, इन तीनों का मल्टीप्लाई यहाँ लिखना है। तो ये कितना है, -7 इंटू में बेटा आ जाएगा हमारे पास -1 इंटू में बेटा 5। ठीक है, इसको लिख लिया, प्लस फिर क्या आएगा, 6 × 0 × 1, 6 × 0 × 1। ठीक है, फिर आपके पास ये आ जाएगा 8 × 2 इंटू -3, इंटू में कितना, -3। यही आपको करना है बेटा, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा बहुत टाइम लग रहा है, बस ऐसा नहीं है। आप खुद से ट्राई करेंगे तो बहुत आसानी से ये डिटर्मिनेंट सॉल्व हो जाएगा, और भी कम टाइम में। ठीक है, आइए इसको सॉल्व कर लें। फर्दर जैसे ही हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए क्या मिलने वाला है। तो यहाँ से आ जाएगा -8, और ये हमारे पास ऑलरेडी हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हमारे पास 60 हो जाएगा। क्लियर है ना, 5 2 10, 10 × 6 करेंगे तो 60 हो जाएगा। ये माइनस हुआ, ये देखिए प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का 35 आ जाएगा। यहाँ से देख लीजिए 7 × 5 करेंगे 35 आ जाएगा मेरे बच्चे, प्लस में आने वाला है 0, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास माइनस का 8 2 16, 16 × 3 करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का हमारे पास 48 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये 68 है, और ये 8 चला जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे आ जाएगा
ये हमारा 52 आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये 52 हो गया और ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा, ये हमारे पास 52 हो गया बेटा। और ये हमारा आया है कितना, माइनस का 35 प्लस का 48 आया है बेटा ना, ये इतना आया है। यहाँ पे कहीं कोई मिस्टेक हुआ हो तो देख लीजिए, 7 था माइनस का, और माइनस का 1 भी है और 5 भी है, तो ये हो गया प्लस का। ठीक है, और ये हमारे पास कितना है, 6 है, ये हमारे पास कितना है, 6 है, 0 है, 1 ये भी जा चुका है, 8 है, 2 है, 8 होगा, 2 होगा, और हमारे पास कितना आया था बेटा, माइनस का 3 आया था। तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया है 48 आ गया है। ठीक है ना, अब इन सबको ऐड कर लीजिए, जो आएगा वही आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। इस तरह से बेटा हम इसको कैलकुलेट करते हैं, यही हमारा सारस मेथड। कितना आसान है, आपको समझ में आ गया बेटा। तो क्या करना है, सबसे पहले आप ओरिजिनल वाला डिटरमिनेंट लिखेंगे, उसके साथ में क्या करना है बेटा, पहले वाले कॉलम और सेकंड कॉलम को हम लोग सजा के रख लेंगे, फिर एक बार डायगोनली ले लेंगे, यहीं से स्टार्ट करिएगा ये वाला, इस तरह से फिर आगे 3 बना लेंगे बेटा, जो जो हमारे पास 3 एलिमेंट जब तक मिल रहे हैं। उसके बाद क्या करना है, एंटी डायगोनल चलना है, ये वाला जो हमने 3 बनाया है। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो आपका डिटरमिनेंट जल्दी सॉल्व हो जाएगा, आसानी से आपकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है बेटा, ओके। आइए देखते हैं बेटा नेक्स्ट, ये आपको एज ए होमवर्क ट्राई करना है बेटा, इसको आप लोग होमवर्क में ट्राई कर लीजिएगा। और इसको ट्राई किससे करेंगे बेटा, सरस से, इसको शॉर्टकट वाले मेथड से हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, इसका आंसर जो है आप ज़रूर फाइंड करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है, इसको हम लोग को प्रूव करना है कि जो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, यानी कि इसको सॉल्व करने पर कहीं भी थीटा नहीं आता है, ऐसा हम लोग को प्रूव करना है। आइए चलिए एक्सपेंड कर लेते हैं इस डिटर्मिनेंट को। तो सबसे पहले बेटा हम लोग x को पिक करेंगे, तो x को उठाएंगे तो उसका रो और कॉलम बंद कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1, फिर बेटा माइनस साइन ऑफ थीटा हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये वापस से इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में एक्स साइन थीटा आ जाएगा, एक्स साइन थीटा आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा, माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा बेटा। ठीक है, इसका सीधा सीधा हम लोग एक्सपेंड कर दे रहे हैं फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा, और ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का एक्स कॉस थीटा। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा एक्स साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास आ जाएगा, और ये प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बन जाएगा हमारा। ठीक है, और इधर देखिए ये हमारा आ जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हमारे पास हो जाएगा बेटा प्लस में एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। ये वाला इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा एक्स क्यूब माइनस में एक्स, प्लस में यहाँ एक्स कॉमन करेंगे तो इधर आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में बेटा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ऑलरेडी ये वाली आइडेंटिटी तो सबको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये तो 1 होता है, ऑलरेडी बच्चा बच्चा जानता है बाबू। ये तो समझिए कैसे कि रोड पे सब्जी बेचने वाला भी जानता होगा कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो कितना होता है, वो बेटा 1 होता है। बहुत बेसिक सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये इससे क्या कर दो, कैंसिल आउट कर दो, तो आप देखोगे आपके पास जो भी डिटर्मिनेंट वैल्यू आई है उसमें कहीं थीटा दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं थीटा दिखाई दे रहा है क्या, उसमें कहीं भी थीटा दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो भी डिटर्मिनेंट था जो हम लोग को सॉल्व किया वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, यही हमको दिखाना था बच्चों। क्लियर है बाबू, ठीक है, ठीक है बाबू। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, कह रहा दोनों डिटर्मिनेंट आपस में बराबर है। दोनों डिटर्मिनेंट आपस में बराबर है, इसका मतलब दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपस में बराबर है। हाँ ठीक है, हाँ बेटा, खुद को क्या करना है ये तो किसी को नहीं पता होता है, या जिनको पता होता है शो ऑफ नहीं करते हैं, लेकिन दूसरे को क्या करना है ये ज्ञान सभी लोग देते हैं बेटा। तो हमको क्या करना है, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए पढ़ाई के लेके, समाज को लेके, घर को लेके, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। जिम्मेदारियाँ निभानी आनी चाहिए बाबू। जब तक जिम्मेदारी कंधे पे नहीं लोगे तब तक ये सब भी नहीं होगा। पढ़ाई भी क्या है, एक जिम्मेदारी है, ठीक है, पढ़ाई भी क्या है, एक जिम्मेदारी है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बेटा, ठीक है। आम बात नहीं है, ये सबकी बस की बात नहीं है बाबू। अगर ऐसा होता तो सभी लोग मैथ्स से पढ़ते, बायो से पढ़ते, ऐसा बहुत कम देखेंगे आप बेटा, ठीक है। बहुत मुश्किल है, इसमें थोड़ा ना जी जान लगाना पड़ता है। किसी चीज़ को अचीव करने के लिए ना आपको अपने मन को कंट्रोल, अभी तो मेले का माहौल है भैया,
अभी गांव में जाइए तो गांव में बच्चे क्या है मार कर रहे होंगे घर की, अरे हमें तो मेला देखे के बा, मेला खातिर अगर मेला ना जाए देबा तो प्राण दे दी हैं भैया, प्राण दे दी हैं और घरे वाले के ले लेते हैं। ऐसे ऐसे लड़कियां हैं, अरे मेला खातिर मार कर लेते हैं भैया। 200 पा जाई हैं तो 2 दिन तक टहरियाँ, अगर कहूँ 1,000 रुपया मेला में पा जाए अरे तो घर है नाम है, ये कहानी बा। तो बाबू मेला वाला पे ध्यान मत दो, अभी सिर्फ कौन सा मेला देखना है, अभी देखो आपका बोर्ड वाला जो मेला आएगा ना, जिसमें आपके 20 लाख के आसपास बच्चे तो बैठते ही हैं, तो उस मेले को ध्यान दीजिए और उस पर काम करिए, तभी जाके उसका रिजल्ट आएगा, वरना रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक, आइए बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास बेटा 2 डिटर्मिनेंट दिया है, तो इसका मतलब इनकी वैल्यू आपस में बराबर है। तो कैलकुलेट करते हैं बेटा इनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू। कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत आसान है, आप सबको पता है कैसे निकालते हैं हम लोग। तो पहले इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते, तो यहाँ से आ जाएगा 2x² और देखो माइनस, तो यहाँ पे 18 आएगा। अब बच्चा सोच रहा होगा सर माइनस इंटू माइनस तो प्लस होता है, अरे बाबू बीच में तो माइनस लगता है, वो कहाँ लेके जाओगे। इक्वल्स टू बेटा यहाँ पे देखिए ये हमारे पास 8 हो जाएगा और ये माइनस का 8 हो जाएगा, ये इससे क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको जरा सॉल्व करो तो 2x² माइनस का 18 इक्वल्स टू कितना 0, 2 से इसको काट दो बेटा, तो x² माइनस का 9 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब जरा इसको और अच्छे से लिखे x² इक्वल्स टू 9, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो सर x की वैल्यू +-3 आ जाएगी। बहुत आसान ये प्रॉब्लम था जो कि CBSE बोर्ड में शायद पूछा गया है, तो ये आपका 1 मार्क्स 2 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस था बेटा। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कह रहा है कि ये चीज़ें आपको शो करनी है। इसके पहले मैं आपको एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ बेटा, अगर कहीं पर आपको इस तरह से लिखा है, यानी a इक्वल्स टू मान लीजिए k ऑफ b लिखा है, k क्या है, कांस्टेंट है सर, k क्या, वेयर k इज वेयर k इक्वल्स टू कांस्टेंट, k क्या है, कोई एक हमारे पास कांस्टेंट है। तो डिटर्मिनेंट क्या कहता है, डिटर्मिनेंट का रूल क्या है, रूल बेटा रूल लिख लीजिए, रूल बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, जीवन में भी और सवालों में भी। रूल आपको याद है तो जल्दी जल्दी आपको आंसर पिक करेंगे। ठीक है, तो क्या करते कहता है, अगर आप डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं मेरे भाई, तो क्या करना है, तो बेटा डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करते समय याद रखिएगा कि जो k है ना कांस्टेंट है, वो इससे बाहर आएगा, लेकिन पावर में कुछ लेकर आएगा। पावर में क्या है, दूल्हा बाबू कहाँ जब शादी करने जाता है तो अकेले जाता है। ठीक है ना, दूल्हा क्या करता है जब शादी करने जाता है तो अकेले जाता है, अकेले इन द सेंस बारात, ऐसा नहीं मानिए कि सारे गुरुजी बारातियों तो जाते हैं, अरे हम भी तो गए थे सर, ऐसा नहीं है, मतलब वो खुद में अकेले जाता है, लेकिन उधर से आते समय ना कौन सी कहानी बन जाती है, 2 जिस्म 1 जान बन जाता है। तो यही वो बात है कि अगर ये अंदर से, इधर तो आपने डिटर्मिनेंट लगा दिया, तो डिटर्मिनेंट से जैसे ये बाहर आएगा, ठीक है ना, तो वो पावर n लेके आएगा। n क्या है सर, ये जो पावर में n लिखा है सर, ये क्या है, वेयर n इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ, जो भी डिटर्मिनेंट का ऑर्डर होगा बेटा, जो भी हमारे पास मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट का क्या है, ऑर्डर है, वो ऑर्डर आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स की बात हो रही है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई बेटा, ये ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स से लिख लीजिएगा, डिटर्मिनेंट मत लिखिएगा। ठीक, हाँ नहीं तो कहेंगे अरे सर आप तो ये लिखे थे बेटा। हाँ ठीक है, क्लियर हो गई। तो ये वाला सवाल इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है बेटा। ठीक, इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज कर लेते हैं। आइए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट 2 ऑफ ए। तो आप पहले देखिए कितने क्रॉस की मैट्रिक्स है, तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो वापस सी बात यही है कि ये 2 बाहर कर लो, तो 2 जैसे बाहर करोगे तो पावर में 2 आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये कितना हो जाएगा 4 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यही बात है बेटा, बस देख लीजिए, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग किसका, प्रॉपर्टी। अगर आपको याद है तो आप इसको आसानी से ऐसा लिख सकते हैं बेटा, और कुछ ज़्यादा है नहीं। ठीक है, अब इस ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करना है। किसका सर डिटर्मिनेंट वैल्यू, जो आपके पास मैट्रिक्स दी थी ना, उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा माइनस का 8, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 6 आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा मेरे बच्चे, क्लियर है ना। अब क्या करिए, दोनों को वेरीफाई कर लीजिए। ये क्या कहता है, ये कहता है कि 2 का पहले a में मल्टीप्लाई किया तब जाके डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो, या फिर सीधा सीधा 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a कर लो। दोनों बातें करके देख लेते हैं।
तो 2 का मल्टीप्लाई पहले कर लो आप। तो जैसे 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 हो जाएगा, ये हमारा 4 होगा, ये 8 हो जाएगा और ये फिर से 4 हो जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना आएगा? तो ये कितना होगा? 8 माइनस में 32 हो जाएगा बेटा, होगा कि नहीं होगा? देखो क्लियर है, 8 4 जा 32 और ये कितना 8 हो गया। तो यहाँ से आपको मिलेगा कितना? माइनस का 24। और जरा बात देखो दूसरी तरफ, अगर हम राइट साइड की बात करें तो 4 इंटू और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आप लोग ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो ये भी तो कितना लिखा हुआ है? तो माइनस का 24 ही तो लिखा है। तो ये जो वैल्यू दिया और ये जो वैल्यू दिया बेटा आपस में क्या है? आपस में इक्वल है। यही तो बताना था आपको कि जो डिटर्मिनेंट 2a था वो 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर था। यही चीज़ आपको शो करनी थी बेटा। ओके, आज बिल्कुल आसान सा सवालों की बात हम लोग कर रहे हैं, इसमें आप बहुत पैनिक मत होइए। देखिए यहाँ पे एक और प्रॉब्लम दिया है, इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या है? ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर 3, यानी ऑर्डर क्या है बेटा? 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर है। याद रखिएगा ऑर्डर ऑलरेडी आपके पास दिया हुआ है। ऑर्डर क्या है बच्चा? 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर है। अच्छी बात है बेटा। सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मैट्रिक्स ए का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो कितना है? 2 है। और ए बी इक्वल्स टू दे रखा है 2 इंटू आई। आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन आपसे कह रहा है देन क्या फाइंड करना है? डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आइए दोनों तरफ बेटा हम लोग डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। दोनों तरफ क्या ले लेंगे बच्चा? डिटर्मिनेंट हम लोग लेंगे। तो यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू कितना है? 2 इंटू आई है। तो आप क्या करिए, डिटर्मिनेंट जैसे ही बेटा दोनों तरफ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? इसको बेटा 2i का डिटर्मिनेंट हम लोग लिख सकते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है कि अगर आपके पास ए बी लिखा हुआ, ए इंटू बी कोई लिखा है, आपने डिटर्मिनेंट लेना चाहा तो इसकी बेटा प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी? इसको हम लोग डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी लिख सकते हैं बेटा, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। और इसको अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू के टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो ये क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये हो जाएगा k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b। इस वाले रूल से अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ i। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना होता है? ये सबको पता है बेटा, 1 होता है। तो बेटा देखा, इस वाले रूल से हमने लिख लिया। अब बच्चा पूछेगा सर ये 3 कहाँ से आ गया पावर? ये पावर कहाँ से आया? अरे मेरे भाई ऑर्डर कितना दे रखा है? ऑर्डर तो हमारे पास दिया है ना 3 क्रॉस 3 का, तो जितना ऑर्डर होता है वही तो पावर में आता है। तो 2 की पावर 3 कर लेंगे हम लोग। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना दे रखा था? ये हमारे पास 2 दे रखा था, 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल्स टू ये 8 इंटू, अच्छा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 होता है। तो इस हिसाब से बेटा जो डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू आई वो कितनी आ जाएगी? वो हमारे पास सर 4 आ जाएगी। 2 का डिवीजन बेटा 8 में करोगे तो शायद 4 ही आएगा। ठीक है, ओके। तो ये बात क्लियर हो गई बेटा, ये क्वेश्चन था, इसको एक बार आप लोग देख लीजिए। आइए बेटा नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास एक और प्रॉब्लम है जो कि सिमिलरली उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। कह रहा ए क्या है? ए हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3, यहाँ ऑलरेडी गिवन है बेटा। और कह रहा है मैट्रिक्स ए का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो कितना है बच्चा? 5 दे रखा है। देन आपसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। ठीक है ना, तो कुछ करना थोड़ी ना है आपको, क्या करना है बेटा? बस रूल लगा लीजिए। ये 2 बाहर आएगा, लेकिन किसके साथ आएगा? 2 बाहर आएगा पावर के साथ, और पावर मतलब ऑर्डर। ऑर्डर कितना है बेटा? 3। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इसकी वैल्यू हो गई 8 इंटू बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना दे रखा था? 5 दे रखा था। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा कितना? 40। किसका आंसर आया बेटा? ये डिटर्मिनेंट ऑफ 2a की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास 40 आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारे जो सवाल हैं बेटा ये सब हमारे पास सीबीएसई में कभी ना कभी पूछे गए हैं। ठीक, अब बात करते हैं बेटा हमारे पास डिटर्मिनेंट का यूज करके कैसे हम लोग ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। जब हमारे पास क्या गिवन है बेटा? ट्रायंगल की वर्टिसेस गिवन है। ट्रायंगल की क्या गिवन है बेटा? ट्रायंगल की हमारे पास वर्टिसेस गिवन है। ऐसा नहीं है बेटा कि लेंथ वगैरह दिया है तो भी आप इसमें डिटर्मिनेंट आपने यूज कर लिया और कह रहा सर कि इसका तो एरिया फाइंड नहीं हो रहा। ये जब आपके पास वर्टिसेस दिया होगा तभी जाके हम लोग इसका यूज करेंगे, या आपके पास क्या होगा? साइड का इक्वेशन दिया है। तो देखिए ये हमारी कोई एक ट्रायंगल है बेटा, ट्रायंगल की क्या होंगी बेटा? वर्टिसेस होंगी। हो गई वर्टिसेस। इसके कोऑर्डिनेट क्या है? x1 है, y1 है, और ये बेटा क्या है? x2 है, और ये हमारा y2 है। ये बेटा क्या है बेटा? x3 है, और ये हमारा y3 है।
अब अगर हमारे पास बेटा वर्टिसेस दिया हुआ है, वर्टेक्स दिया हुआ है, तो उस केस में हम लोग ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट का यूज करेंगे। बस सिंपल सी बात यही है कि आप डिटर्मिनेंट का यूज करके एरिया फाइंड कर सकते हैं, किसका, ट्रायंगल का। लेकिन क्या दिया होना चाहिए, वर्टिसेस दिया हो या फिर साइड की इक्वेशन दिया हो, तो उसको हम लोग सॉल्व करके वर्टिसेस जो भी आएगा उसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे, देन उसका एरिया हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, क्या कैलकुलेट कैसे करते हैं बेटा, तो ये फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा। ये फॉर्मूला आपके काम का है। क्या है फॉर्मूला सर, देख लीजिए यहाँ पे दिया है बेटा, जो भी एरिया आएगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ ये क्या है, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 और ये 1। इस तरह का डिटर्मिनेंट हम लोग सॉल्व करेंगे और हमारा एरिया आ जाएगा बेटा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन उसी टाइप का बेटा, सिमिलरली उसी पर बेस्ड है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखा है और ट्रायंगल का वर्टेक्स है, ये दिया है 3,8 बेटा, ये बेटा हमारे पास 4,2 दे रखा है और ये हमारा कितना है 5,1 है और एरिया बताना है। तो एरिया इक्वल्स टू क्या लिखिए, 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ 381 माइनस 421 और ये 511। क्लियर है बेटा। अब इसकी हमें क्या निकालनी है, इसकी हमको डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, चलिए हम कैलकुलेट करके दिखा दे रहे हैं। इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगा वो कितना होगा, 3 को बाहर रखेंगे बेटा, तो 3 बाहर जाएगा तो ये 4 और ये इसके साथ ये 2 × 1 2 हो जाएगा और माइनस में 1 और ये माइनस का 8 लिखा जाएगा बेटा, क्योंकि प्लस माइनस प्लस चलता है। तो माइनस का बेटा 4 और माइनस का यहाँ 5 आ जाएगा और प्लस में 1 आएगा और ये कितना आएगा बच्चा, देखिए ये माइनस का 4 × 1 माइनस का 4, 5 × 1 करेंगे तो -5, ये माइनस का बच्चा 4 रहेगा और ये माइनस का हमारा 10 रहेगा। क्लियर है। एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, ये सब आप लोगों को पता होगा ऑलरेडी। तो यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आएगा बेटा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 3 मिल जाएगा। ये देखिए माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा हमारे पास 45। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा बेटा माइनस का 14। तो यहाँ से देखिए हमारे पास एरिया कितना आया, ये 1/2 ऑलरेडी रहेगा, 1/2 इंटू में कितना लिखना है, तो यहाँ से ज़रा ध्यान दीजिए, ये कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा और ये 14 माइनस कर दो, 48 में से कितना चला जाएगा 14 चला जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आई ये 34 आएगी और 2 से इसको डिवाइड कर दो, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल कितना आ गया, कितना आ गया बच्चा, 17 स्क्वायर यूनिट आएगा। ये हमारे पास इस ट्रायंगल का एरिया आ गया बेटा। ठीक है, कोई दर्द हुआ इसमें, कोई समस्या बेटा? तो ये एक आसान प्रॉब्लम है। अगर इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आप बहुत खुश हो जाइए, बहुत भाग्यशाली है आप कि ऐसा प्रॉब्लम आपको बोर्ड में देखने को मिल रहा है। इसको आपको सॉल्व करना है बेटा। क्या कह रहा है कि ये हमारे फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस -3,0 3,0 एंड इतना दिया है और इसका वैल्यू दे रखा है 9 यूनिट। ठीक, अच्छी बात है। आइए इसको सॉल्व करते हैं बेटा। क्या सॉल्व करना है, देखिए सबसे पहले तो एरिया इक्वल्स टू क्या होता है 1/2 डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ जो उनके वर्टिसेस हैं, तो वर्टिसेस -3 0 और 1, ये बेटा 3 0 और 1 होगा, ये 0 के और 1 हो जाएगा। ये बात समझ में आई, जो कि मैंने डायरेक्ट लिख दिया बच्चा। तो डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 1/2, इसको जरा सॉल्व करें हम लोग। तो यहाँ -3 को पिक करने जाएंगे तो 0 में से 1 का मल्टीप्लिकेशन 0, माइनस का k आ जाएगा। माइनस का 0 का कोई मतलब है नहीं, 0 पिक किया तो उसके साथ कुछ भी नंबर आ जाए तो मल्टीप्लिकेशन 0 ही आने वाला है। फिर बेटा +1 को हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3k और माइनस में बेटा आने वाला है 0। क्लियर हुआ। और इसकी वैल्यू कितना दे रखा है, एरिया हमारे पास ऑलरेडी 9 दिया हुआ है, तो ये 9 × 2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा बेटा प्लस का 3k और ये भी 0 और ये प्लस में फिर से 3k आ जाएगा। तो कितना हो गया 6k इक्वल्स टू 18, इससे डिवाइड कर दो तो k की वैल्यू आ जाएगी बेटा 3। यही हम लोगों को फाइंड करना था, तो यही हमारा आंसर है। यही हमारा क्या है, यही इस क्वेश्चन का बेटा आंसर है। क्लियर हुआ। ठीक, आइए बेटा नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये हमारे पास है, कह रहा फाइंड द लाइन ज्वाइनिंग 2,3 एंड -1,2 यूजिंग डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का यूज करके हम लोग को क्या बताना है, इसकी इक्वेशन बतानी है। ठीक है, आइए सॉल्व कर लेते हैं इसको।
तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस बाय डिटरमिनेंट का यूज करना है, ठीक है। आइए, तो सबसे पहला काम हमारा वही होगा। आप सबको पता है किसी भी लाइन का एरिया कितना होता है। लाइन का एरिया तो सर 0 होता है, तो डिटरमिनेंट वैल्यू तो हम फाइंड करेंगे। ऐसा मान लेंगे कि ये जो लाइन है ना, वो लाइन है वो कहाँ से पास करती है, 2,3 से पास कर रही है। कहाँ से बेटा, -1,2, और बेटा एक पॉइंट हमारे पास x, y है जहाँ से ये पास कर रही है। ऑलरेडी 2 पॉइंट दिया था, एक पॉइंट हम लोगों ने एज्यूम कर लिया, मान लिया, ठीक है। तो इस लाइन का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ द लाइन ऑलवेज इक्वल्स टू 0, यानी कि डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसी की हेल्प से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग डिटर्मिनेंट बना लें, ये x होगा, ये y होगा, ये 1 होगा, ये 2 हो गया बेटा, 3 हो गया, 1 हो गया, -1, 2 और ये 1। इसको बेटा सॉल्व करके 0 के बराबर रखिएगा। एक्स वाई में जो रिलेशन आएगा वही हमारी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। इतना तो काम आप कर ही लेंगे। इसको सॉल्व कर लेना है। कैसे सर सॉल्व करेंगे, x को पिक करा बेटा, तो उसके रो और कॉलम के बंद किया तो 3 - 2 आ जाएगा, -y, अब इसको मेरे बेटा -2 प्लस का 1 हो जाएगा। अब प्लस का 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस का 3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको x मिलेगा, यहाँ से आपको बेटा माइनस का 3y मिलेगा और प्लस का 7 इक्वल्स टू 0 मिला। यही क्या है, यही हमारी लाइन की इक्वेशन है, यही हमारा आंसर है बेटा। तो देखिए कितना आसान प्रॉब्लम है। लाइन की इक्वेशन फाइंड करना था विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। तो आप समझ जाइए एरिया हमें 0 करना होगा, क्योंकि ये क्या नाम, डिटर्मिनेंट का हेल्प से तो हम लोग एरिया फाइंड करते हैं ना। और लाइन का एरिया कितना होता है, लाइन का एरिया तो बेटा 0 होता है, ठीक है। आइए, ये कोलिनियर प्रूव करना है। कोलिनियर मतलब सेम वाली बात कह रहा है कि ये कोई भी अगर लाइन है और उसके सारे पॉइंट उसी लाइन पे लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब उसका एरिया तो 0 होगा। और अगर ये सारे पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, कौन कौन से पॉइंट, 5,5, -5,1 एंड 10,7, तो क्या होगा, इसका एरिया तो 0 होने वाला है ना। तो इससे डिटर्मिनेंट आप बनाइए, सॉल्व करिए। अगर 0 आ गया तो ये पॉइंट क्या होंगे, ये सारे पॉइंट आपस में कोलिनियर होंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोलिनियर नहीं है, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट होंगे। तो इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब आते हैं बेटा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम है माइनर्स एंड कोफैक्टर। ये हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसको ध्यान से करिएगा, क्योंकि अगर ये सब नहीं आएगा तो हम लोग इनवर्स फाइंड नहीं कर पाएंगे, ठीक, एडजॉइंट नहीं निकाल पाएंगे। आइए देखते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले माइनर्स का डेफिनेशन देखिए, कह रहा है तो माइनर्स ऑफ द मैट्रिक्स इज फॉर ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स एंड इज इक्वल टू द पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स रिमेनिंग आफ्टर द एक्सक्लूडिंग द रो एंड द कॉलम ऑफ द कंटेनिंग द पर्टिकुलर एलिमेंट। कह रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर आप हर एक एलिमेंट के अकॉर्डिंग एक नया उस रो और कॉलम को डिलीट करके एक नई मैट्रिक्स का बना सकते हैं, ठीक है ना। इसी पूरे प्रोसेस का जो यहाँ पे निचोड़ है ये दिया हुआ है बेटा, और यही क्या कहलाता है, यही हमारा माइनर्स कहलाता है। माइनर्स को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इसको हम लोग कैपिटल MIJ से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, इसी को बेटा माइनर्स कहा जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल समझिए आप जरा, जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स है हमारे पास 2, 4, 6 और माइनस का 1। अब क्या करना है, इसका माइनर निकालना है। क्या निकालना है बेटा, माइनर से निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो पहले जिस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग मुझे माइनर से निकालना है उस एलिमेंट को, उसका रो और कॉलम दोनों ऑफ करना है, बंद कर देना। जैसे हमें पहला M11 निकालना है। M11 का मतलब क्या है कि फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, उसके करस्पॉन्डिंग हमको वैल्यू चाहिए। तो ये वाला इसके करस्पॉन्डिंग, इसका रो भी बंद करेंगे, इसका कॉलम बचा क्या, -1, ये हो गया हमारा -1। अब हमें चाहिए बेटा M12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, यानी 4 की बात करें तो 4 को पिक करें तो उसके रो और कॉलम को बंद कर लें, तो ये रो बंद होगा और ये कॉलम, तो कितना बचेगा, तो 6 बचेगा। सिमिलरली M21 की अगर मैं बात करता हूँ, M2 सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट जो है ये दिख रहा है ना 6 वाला, इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके प्लेस में बेटा इसको रो और कॉलम को बंद करेंगे तो 4 लिख सकते हैं। इसी तरीके से M22 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, तो उसके प्लेस पे बेटा हम लोग 2 लिख सकते हैं। यही हमारा माइनर फाइंड करने का तरीका है 2 × 2 के केस में। किसी केस में,
2 क्रॉस 2 वाले केस में हम लोग माइनर्स ऐसे फाइंड करते हैं बेटा, ठीक है। अगर बात करते हैं बेटा 3 क्रॉस 3 का कोई मैट्रिक्स है और उसका हमको माइनर फाइंड करना है, किसका बेटा मैट्रिक्स है, किसका मैट्रिक्स है बेटा, हमारे पास 2 क्रॉस 2 का कोई मैट्रिक्स है और उसका क्या फाइंड करना है हम लोगों को बेटा, उसका हम लोगों को माइनर फाइंड करना है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए बेटा हमारे पास है तरीका, उसको यूज करेंगे। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है बेटा ए, क्या दिया है यहाँ पे, ये दिया 1 2 0 3 माइनस का 1 4 और ये हमारे पास 2 मान लीजिए 3 दे रखा है, एलिमेंट चेंज कर लेते हैं क्योंकि सिमिलर नहीं होना चाहिए, सिमिलर होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे बेटा। तो इसको कर लेते हैं हम लोग माइनस का 2 और ये हमारे पास हो जाएगा 5 और ये हमारा हो गया 6। ये हमारे पास कोई 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। तो देखिए बेटा इसका हम लोगों को क्या फाइंड करना है, इसका हम लोगों को माइनर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले बेटा आपको पता है कि माइनर्स का मतलब होता है हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग वैल्यू जनरेट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, देखिए सबसे पहले बेटा हम M11 की बात करते हैं। तो M11 का मतलब क्या है कि जो भी एलिमेंट आप सेलेक्ट कर रहे हो जिसकी करस्पॉन्डिंग आपको माइनर्स निकालना है उसके रो और कॉलम को बंद कर देना है, छोड़ के जो भी बचेगा वही लिखना है। तो यहाँ बचा क्या, अगर इस रो और कॉलम को हम डिलीट करें तो यहाँ से हमको मिलेगा -1 4 5 एंड बेटा 6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व जैसे ही हम करेंगे तो 1 और 6 का मल्टीप्लिकेशन ये -6 होगा और यहाँ से आ जाएगा बेटा माइनस का 20। तो आंसर क्या है, यानी M11 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -26। सिमिलरली बेटा यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे M12 कितना आएगा। तो M12 के लिए देखिए सेकेंड वाला जो कॉलम है वो पूरा बंद हो जाएगा और पहला वाला रो हमारे पास चला जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ से मिलेगा 3 4 और ये बेटा माइनस का 2 और ये हमारा 6। इसको सॉल्व करें तो M12 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 18 और प्लस में ये हो जाएगा 8। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी बेटा 26। तो M12 की वैल्यू आ गई हमारे पास 26। सिमिलरली यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा M13 कितना आ जाएगा, M13 बेटा निकाल के देखते हैं। M13 हमारे पास आएगा, देखिए ये हमारा 3 होगा, ये -1 होगा, ये बेटा -2 और ये हमारा 5। तो 3 5 जा कितना होता है 15 हो जाएगा। 15 में -2 चला जाएगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, M13 की वैल्यू हमारे पास 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, ये हमारा 13 आ जाएगा। क्लियर है। अब सिमिलरली क्या निकालना होगा बेटा, M21 कैसे सर निकालेंगे। M21 का मतलब क्या है, ये वाला पूरा रो हम छोड़ देंगे और पहला वाला ये कॉलम चला जाएगा। तो बचा क्या 2 0 5 6। तो यहाँ लिख लीजिए बेटा 2 0 5 और 6, ठीक है ना। इसको सॉल्व करें तो 6 2 जा 12 हो जाएगा और ये 0 में चला जाएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू हमारी 12 आ जाएगी। अब हमें निकालना होगा M22 में देखिए क्या होगा, M22 में बेटा सेकेंड वाला रो और सेकेंड वाली कॉलम हम डिलीट कर देंगे। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को अगर हम डिलीट करते हैं तो क्या बचेगा, 1 0 और -2 6 बचेगा। 1 0 -2 और 6 बचेगा। क्या ये बात समझ में आई। पहला वाला जब हमने ये 3 के करस्पॉन्डिंग हम लोग माइनर्स जब निकाल रहे थे तो क्या हुआ, पहले वाले कॉलम को और सेकेंड वाले रो को डिलीट किया तो 2 0 5 6 मिला था। सेकेंड वाले देखिए यानी इसके करस्पॉन्डिंग हम वैल्यू लिखना चाहते हैं, किसके करस्पॉन्डिंग, -1 के करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, सेकेंड वाला कॉलम सेकेंड वाला रो हम लोग डिलीट करेंगे तो 1 -2 0 और 6। इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ से 1 × 6 6 आ जाएगा और ये 0। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हो गई 6। सिमिलरली M23 कितना हो जाएगा, M23 की बात करें तो यहाँ से हम देखिए सेकेंड और थर्ड, सेकेंड रो थर्ड कॉलम कोई डिलीट करिए, सेकेंड रो ये वाला डिलीट होगा और ये कॉलम वाला चला जाएगा, ठीक है। तो आपको मिलेगा क्या 1 2 -2, यहाँ से देखिए 1 मिलेगा 2 मिलेगा माइनस का 2 आएगा और ये 5 आ जाएगा, ठीक है ना। 1 2 -2 5, तो ये जगह 5 और ये हो जाएगा बेटा प्लस का 4। तो यानी M23 की वैल्यू हो गई बेटा 9, ये हमारी 9 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से बेटा हम क्या फाइंड करेंगे, हम लोग बेटा अब फाइंड करेंगे, यानी सर हर एक एलिमेंट का हमें माइनर्स फाइंड करना पड़ता है। हाँ बेटा, हर जितने भी 9 एलिमेंट हैं सबके रिस्पेक्ट में हमें क्या निकालना होगा, उसके माइनर्स को निकालना होगा, उसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी, ठीक है। आइए देखिए M31 में क्या होगा, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम चला जाएगा तो हमें क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा बेटा 2 0 2 और ये 0 -1 और 4, यही तो मिलेगा।
तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू बेटा 8 आ जाएगी। सिंपली कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू 8 आ जाएगी बेटा। ठीक है, अब बात करें बेटा किसकी, M32 की। किसकी बात करेंगे बेटा, M32 की। M32 की अगर बात करें बेटा तो थर्ड रो और सेकेंड कॉलम जाएगा, तो 1304 बचेगा। कितना, थर्ड रो चला गया और सेकेंड कॉलम चला गया, तो 1304, 130 और ये 4 आ गया। ठीक है बेटा, और कुछ बचा तो है नहीं, थर्ड रो चला गया और सेकेंड कॉलम, तो 1304। तो यहाँ से देखिए कितना आएगा, यहाँ से तो 4 आ जाएगा, एग्जैक्टली 4 ही आ जाएगा। अब लास्ट में क्या निकालना है, M33 निकालना है आपको। M33 कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये भी बहुत आसान है बेटा। थर्ड रो थर्ड कॉलम गया, तो 1 2 3 -1 गया, ये आएगा 1 और ये आएगा 2, ये 3 हो गया, ये -1 आ गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -1 होगा और ये -6, तो ऑलरेडी यहाँ पे -7 आ जाएगा बेटा। तो ये जो अभी हमने कैलकुलेट करके दिखाया है, ये क्या है, 3x3 की मैट्रिक्स का क्या है, माइनर्स है। तो इस तरह से हम लोग माइनर को कैलकुलेट करते हैं, इस तरह से हम लोग माइनर्स फाइंड करते हैं बेटा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये देखिए किसका था, ये हमारा 3x3 का माइनर्स निकालने का तरीका था। आइए बेटा अब बात करते हैं बेटा कोफैक्टर की। इसका यूज कहाँ पे होगा सर, इसका कोफैक्टर्स का यूज जो होगा बेटा एडजॉइंट फाइंड करने के लिए होगा। ठीक है, तो देखिए कोफैक्टर्स हम लोग कैसे निकालते हैं। तो कोफैक्टर निकालने का बेटा जो तरीका है वो बिल्कुल आसान सा है, क्योंकि ये पूरी तरीके से माइनर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो जो हमारे पास कोफैक्टर निकालने का तरीका है, यानी जो CIJ से हम लोग डिनोट करते हैं, CIJ कैसे निकालते हैं, ये बेटा एक फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा। CIJ इक्वल्स टू -1 की पावर I प्लस जे इंटू में MIJ। यही क्या है, यही हमारा कोफैक्टर कैलकुलेट करने का बेटा फॉर्मूला है। यही क्या है, कोफैक्टर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। ठीक है ना, इतनी सी बात है। माइनर्स तो आप निकालना जान ही गए हैं। माइनर्स को, जो भी माइनर्स है उसके साथ हम लोग अगर इस फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दे, किस फैक्टर का, -1 की पावर I प्लस जे वाले फैक्टर का अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमको बेटा कोफैक्टर मिल जाएगा। हमको क्या मिल जाएगा, हमको बेटा कोफैक्टर मिल जाएगा। इतनी सी बात है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। जो पहले हम लोग माइनर्स फाइंड कर लेंगे, माइनर्स निकालने के बाद उसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। किसका मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, -1 की पावर I प्लस जे, वेयर I एंड जे पता है आपको, रो और कॉलम है हमारे, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम की वैल्यू होती है। ठीक है बेटा, अब आए देख लेते हैं हम लोग। इसका हमें निकालना है, क्या निकालना है, इसका हम लोग को माइनर्स निकालना है और कोफैक्टर्स निकालना है। आइए देखते हैं। तो देखिए पहले हम माइनर्स की बात करते हैं, तो M11 निकाल लेते हैं बेटा। M11 कितना आएगा, पहला वाला रो पहला वाला कॉलम बंद करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। M12 बेटा फाइंड कर लो। M12 में क्या हुआ, सेकेंड वाला कॉलम बंद होगा, फर्स्ट वाला रो, तो ये वैल्यू हो गई 3। M बेटा 21 की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा बेटा -1, और M22 की अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। ये हमारे माइनर्स आ चुके हैं। ये हमारे क्या आ गए बेटा, ये हमारे माइनर्स आ गए हैं। अब हमें निकालना है क्या, कोफैक्टर। क्या निकालना है बेटा, ये हमारा माइनर है। अब हमें क्या चाहिए बेटा, कोफैक्टर चाहिए, कोफैक्टर। ठीक है, कैसे निकालेंगे कोफैक्टर, देखिए जरा। अभी हमने पढ़ा है फॉर्मूला, CIJ इक्वल्स टू -1 की पावर I प्लस जे इंटू MIJ, यही है। अब मान लीजिए हमको क्या चाहिए, C11 चाहिए। क्या चाहिए बेटा, अब हमको वैल्यू फाइंड करना है C11 का। तो कैसे निकालेंगे, देखिए -1 की पावर, यहाँ I की वैल्यू भी 1 है, J की वैल्यू भी 1 है, I की वैल्यू भी 1 है और J की वैल्यू भी 1 है। तो ये पावर में कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा M11। अब इसकी वैल्यू -1 की पावर 2 मतलब पॉजिटिव हो गया, और M11 तो ये हो गया 5। तो यानी कि जो C11 है वो किसके बराबर हो जाएगा, M11 के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से C12 की अगर बात करें तो -1 की पावर 3 हो जाएगा, ऑड पावर हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा M12। तो इसका C12 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बेटा -3। कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली बेटा हम लोग फाइंड करेंगे C21। तो ये बेटा -1 की पावर 3 हो गया, और यहाँ पे हमको M21 की वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो M21 कितना आया है, तो माइनस का ऑलरेडी हमारे पास -1 था, और -1 इसका भी आ चुका है। तो आंसर कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा, +1।
फिर C22 की बात करेंगे तो -1 की पावर 4 हो जाएगा, इवन पावर हो गया। और ये हमारे पास M22 हो गया। तो C22 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जितना हमारा M22 था। तो ये भी कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया, देखिए ये हमारे कोफैक्टर्स आ गए। ये हमारे क्या आ गए बेटा, ये हमारे कोफैक्टर्स। तो देखिए अगर आपको माइनर्स पता है तो कोफैक्टर क्या करना है, कोफैक्टर में कुछ करना नहीं है, बस प्लस माइनस का जो साइन है वही चेंज होगा, बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो चेंज होने वाली नहीं है। तो ऐसा भी कह सकते हो कि अगर प्लस माइनस का आपको हिसाब किताब अच्छे से आता है तो आसानी से आप कोफैक्टर भी निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, ओके। तो ये हो गया, इसने बोला था कि सारे एलिमेंट का आपको माइनर्स भी बताना है और सारे एलिमेंट का आपको कोफैक्टर भी जनरेट करने थे। ठीक, ओके बेटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे बोला है कि भाई देखो, फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो। किसका बात कर रहा है, सिर्फ फर्स्ट वाले रो के माइनर्स भी बताने हैं और बेटा कोफैक्टर भी हम लोगों को बताना है। सिर्फ किसका, सिर्फ हमें फर्स्ट रो की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम माइनर्स की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे बेटा, हम लोग को क्या निकालना है, माइनर्स निकालना है। माइनर्स ऑफ फर्स्ट रो, पहले रो के हमको क्या निकालने हैं बेटा, माइनर्स निकालने हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे M11 की। तो M11 के लिए क्या करेंगे, पहला रो कॉलम चला जाएगा, तो जो एलिमेंट बचे हैं उनको हमें लिखना होता है, ये बात पता है आपको। तो यहाँ से M11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये देखिए 40 हो जाएगा और प्लस में 7 ऐड हो जाएगा, तो ये 47 आ जाएगा। क्लियर है। फिर बेटा M12 की बात करें, ये हमारा क्या गया, M11 आ गया। अब हम बात कर रहे हैं M12 की। किसकी बात करेंगे, M12 की। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए मेरे बच्चे, तो यहाँ से M12 की अगर बात करेंगे तो ये हमारा 3, ये -1 हो जाएगा और ये बेटा 4 है और ये हमारा 8 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 8 3 जा 24 और 4 और ऐड कर देंगे तो M12 की वैल्यू हमारे पास 28 आ जाएगी। ठीक है, 28 आ गई। ठीक, अब हम बात करेंगे बेटा M13 की। M13 कितना होगा, देखिए ज़रा, M13 हमारे पास हो गया बेटा 3 और ये रहा हमारे पास 5 और ये रहा 4 और ये रहा 7। तो यहाँ से M13 की वैल्यू आ जाएगी ये 21 और ये हमारे पास, तो यहाँ से 1 मिल जाएगा। 21 में से 20 निकाल देंगे तो 1 बचेगा। ये हमारे पास माइनर्स आ गया है। क्या आ गया है बेटा, ये फर्स्ट रो के हमारे माइनर्स आ चुके हैं। अब हमें क्या निकालना है, अब हम लोगों को कैलकुलेट करना है बेटा कोफैक्टर्स। क्या कैलकुलेट करना है बच्चे, कोफैक्टर्स ऑफ द फर्स्ट रो, कोफैक्टर्स ऑफ फर्स्ट रो, ये चीज़ हमको कैलकुलेट करनी है। तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग C11 -1 की पावर 2 इंटू M11। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू बेटा आ जाएगी 47। तो हमारे पास जो C11 आया वो C11 कितना आया है, 47 आएगा। सिमिलरली C12 की बात करें तो क्या होगा, यहाँ पे -1 की पावर 3 M12 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू इसके हिसाब से 28 था तो माइनस का 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 28। ये हमारा C12 आ गया। अब हम बात करेंगे C13 की, तो इवन पावर हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा बेटा और ये M13। तो इस हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो यहाँ भी आंसर कितना आएगा, ये भी आंसर हमारा 1 आ जाएगा। तो देखिए ये आपका फर्स्ट रो का एक तरफ माइनर्स मैंने निकाल के दिखा दिया बेटा और दूसरी तरफ हमारा कोफैक्टर आ गया है। ठीक है, माइनर्स आप निकाल लीजिए। एक और तरीका ये भी है, ये हमेशा 3x3 वाले मैट्रिक्स में हम यूज करेंगे। पहले आप माइनर्स की वैल्यू निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए बेटा, माइनर्स आप कैलकुलेट कर लीजिए। उसके बाद क्या करिए, अल्टरनेट प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करते चले जाइए। पहले वाले एलिमेंट में प्लस का मल्टीप्लाई करना है, देन सेकंड का मल्टीप्लाई करना, सेकंड में माइनस का मल्टीप्लाई करना है, फिर थर्ड में प्लस का मल्टीप्लाई करिए, सेकंड में माइनस का, इस तरह से करते जाइए आप बेटा। हाँ, तो भी क्या होगा, तो जो वैल्यू आएगी ना वो हमारी क्या हो जाएगी, वो हमारी कोफैक्टर कहलाएगी। ठीक, इतनी सी बात है बेटा कोफैक्टर में। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे इस प्रॉब्लम में क्या है, ये जो हमारे पास प्रॉब्लम है इसमें क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को हमको आंसर करना है। ये CBSE बोर्ड में पूछा गया 1 नंबर का क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, देखिए कह रहा है कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, अच्छी बात है, ऑफ ऑर्डर 2x2। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स हम ऐसा मान ले रहे हैं बेटा, ये क्या है, A11 A12 और ये A13 और ये हमारे पास A1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम बेटा, इसको इस तरह से हटा दो, इसको बेटा ऐसे लिख लो आप। हाँ, पोजीशन के हिसाब से इसकी नंबरिंग दे देते हैं। ये हमारा 21 हो जाएगा,
ये हमारा A22 हो जाएगा। ठीक, क्लियर है बेटा? ये हमने मैट्रिक्स बना लिया। अब कह रहा है इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट आएगा, तो डिटर्मिनेंट कितना आएगा, A11 इंटू A22 माइनस में कितना होगा A21 इंटू में A12। इसकी वैल्यू कितना दे रखा है, इसकी वैल्यू बेटा माइनस का 15 दे रखा है। ये ऑलरेडी इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अब आपसे जो कहा है उसकी वैल्यू फाइंड करना है, कह रहा है कि आपको इसकी वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो एक काम करिए, पहले इसके माइनर्स निकाल लीजिए। M11 कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा A22 आ जाएगा। फिर बेटा M12 निकाल लो आप। M12 अगर कैलकुलेट करेंगे बेटा तो ये हमारे पास A21 आ जाएगा बेटा। फिर इसी तरीके से M21 निकालेंगे, M21 कितना आ जाएगा, A12 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बेटा M22 अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा A11 आ जाएगा। अब उसने क्या बोला है कि यहाँ पे कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी हमें चाहिए A21 इंटू में C21 प्लस A22 इंटू में C22 चाहिए। ठीक है, तो लिख लेते हैं A21 इंटू में, अगर मैं कोफैक्टर की बात करता हूँ तो कोफैक्टर वाले केस में अगर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है बच्चा, किसकी मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 वाली की मैट्रिक्स है, तो देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस कर दें तो ये क्या बन गया, ये हमारा C11 बन जाएगा, ये हमारा बेटा C12 बन जाएगा, ये हमारा बेटा C21 बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा C22 बन जाता है। ठीक है, तो C21 की वैल्यू कितनी आई, C21 की वैल्यू आ गई माइनस में A12 आ गया बेटा, क्या आ गया, A12 आ गया। फिर बीच में प्लस A22 और C22 की वैल्यू कितनी है, C22 की वैल्यू हो गई A11 हो गई। ठीक है ना, अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे ऑर्डर पलट के आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, ये हमारा क्या है, A11 है, अच्छी बात है, A11 इंटू में A22 माइनस के साथ आ रहा है A21 इंटू में कितना, A12 आ रहा है। क्या यही हमारा डिटर्मिनेंट था, क्या हमारे पास यही देखिए डिटर्मिनेंट है, आप बोलोगे हाँ सर यही तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखा गया है। तो इसका मतलब ये जो आया है वो किसके बराबर है, वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर है। वो किसके बराबर है, वो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर है। इसलिए इसका भी आंसर कितना आएगा, इसका आंसर हमारा माइनस का 15 ही आएगा। इसका आंसर कितना आएगा, इसका भी आंसर हमारा माइनस 15 ही आएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है बेटा, ओके, नोट कर लेना है, अगर नोट करना है तो बेटा नोट कर लो। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आई है कि माइनर्स क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, कैसे हम लोग एरिया कैलकुलेट करते हैं, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। सिंपली ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस क्लास में कवर किया है। बाकी बेटा नेक्स्ट क्लास में हम लोग एडजॉइंट, इनवर्स और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है उसकी बात हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास बेटा बस इतना ही है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप बेटा एंजॉय करिए लेकिन पढ़ाई के साथ। जय हिंद।